द मूवमेंट इन द टाउन। लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही गांधी जी ने क्यों आगे बढ़ाया फ्रीडम के लिए। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। अगर जब नॉन कॉपरेशन अपने फॉर्म में आया तो गांधी जी ने डिफरेंट एरियाज़ में उसका अलग अलग इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से जो टाउन एरिया है वहाँ पर लोगों ने नॉन कॉपरेशन को कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे उसमें पार्टिसिपेट किया, उस बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द मूवमेंट इन द टाउन्स। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। अगर हम टाउन एरिया की बात करें तो मिडिल क्लास के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया। अब मिडिल क्लास में और टाउन एरिया में कौन से लोग थे, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, वो देखते हैं। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स। हज़ारों बच्चों ने जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स थे या कॉलेजेस थे वहाँ पर जो स्टडीज़ थी वो छोड़ दी। हेड मास्टर्स एंड टीचर रिज़ाइन। जो हेड मास्टर्स और टीचर्स जो गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल्स में थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जो लॉयर्स थे कोर्ट्स में उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। द काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविजंस एक्सेप्ट मद्रास। इवन सिर्फ स्कूल्स ही नहीं, कॉलेजेस ही नहीं, कोर्ट्स ही नहीं, बल्कि जो काउंसिल इलेक्शंस थे जो लेजिस्लेटिव्स के, वहाँ से भी इन्होंने बायकॉट कर दिया। लेकिन एक एक्सेप्ट केस था मद्रास का, जहाँ की जो पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, उसने इस बायकॉट को करने से मना कर दिया। और उसका रीज़न ये था कि वो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी और उनको लगता था कि जो ये नॉन कॉपरेशन में जो सब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं या बायकॉट कर रहे हैं काउंसिल से, ये उनके लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल पॉइंट है या बहुत गेनिंग पावर का टाइम है। अगर इस टाइम ब्राह्मण सारे छोड़ देते हैं तो नॉन ब्राह्मण्स अपनी पावर्स को गेन कर सकते हैं, और इसी वजह से उन्होंने मद्रास में लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, जो इलेक्शंस थे, वहाँ से बायकॉट नहीं किया था। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑल्सो कि इकोनॉमिक फ्रंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नॉन कॉपरेशन के क्या इफेक्ट थे। सो वर मोर ड्रामेटिक। अगर हमने अभी देखा टाउन एरिया में कैसा था, और अब अगर हम देखें कि इकोनॉमिक फ्रंट में कैसा था। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड। लोगों ने फॉरेन गुड्स को यूज़ करना ही बायकॉट कर दिया था, बंद कर दिया था। लिक्कर शॉप पिक्टेड। पिक्टेड का मीनिंग आपके वर्ड बुक में इधर भी दिया हुआ है। A form of demonstration or protest by which people block the entrance to a shop, factory or office। इन्होंने बताया कि जो शॉप थी, जो एंट्री जो जहाँ पे लिक्कर मिलता था, उस जगह उस एंट्री को ही उन्होंने बैन कर दिया था, जिससे वर्ड यूज़ करते हैं पिक्टेड। पिक्टेड मीन्स उस एंट्री पॉइंट को ही बंद कर देना। फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड इन अ ह्यूज बॉन फायर। जैसे हम होली पे चौराहों पे होलिका दहन करते हैं, कुछ ऐसे ही फॉरेन क्लोथ्स को बॉन फायर की बनाकर जला दिया गया था, बर्न कर दिया गया था। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन 21 to 22। इवन देखा गया कि इम्पोर्ट, अब जब कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है फॉरेन गुड्स को या फॉरेन क्लोथ्स को, तो वो उसको इम्पोर्ट क्यों करेंगे। तो देखा गया कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 21-22 में रनिंग में था, उस टाइम पे लगभग जो फॉरेन इंपोर्ट था वो हाफ हो गया था। इसको अगर हम वैल्यूज़ में काउंट करें तो इट्स ड्रॉपिंग 102 करोड़ टू 57। मतलब 102 करोड़ आता था, उससे पहले इंपोर्ट किया जाता था, जबकि 21-22 में इसकी जो वैल्यू थी वो 57 करोड़ रह गई थी। In many places, merchants and traders refused to trade in the foreign goods और finance foreign trade। इवन बहुत सारे merchants और traders ऐसे थे जिन्होंने foreign goods में ट्रेड करना मना कर दिया था। इवन वो foreign traders को फिनेंस करने से भी, पैसे देने से भी मना कर देते थे। एज द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। और जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि धीरे धीरे इम्पोर्ट करने वाली चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया लोगों ने, और इंडिया में बनी हुई चीज़ों पे, चाहे वो क्लोथ हो, टेक्सटाइल मिल्स हो, हैंडलूम हो, उनके बने हुए कपड़ों को, चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल और मिल्स और हैंडलूम्स बहुत ग्रोथ कर गए उस ड्यूरेशन में। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न। लेकिन धीरे धीरे नया नया जोश था, उस टाइम तो बहुत हाई हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये सारा जोश कम होता गया। खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि कपड़े ऐसी चीज़ें कि हमें लेने ही पड़ते हैं, नेसेसरी है,
तो उस टाइम पे जो खादी था वो इतना कॉस्टली था कि हम जो पुअर पीपल थे उनको उनको ख़रीदना, खादी खरीदना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए वो जो मिल में बने हुए कपड़े थे वो उनको ही अफ़ोर्ड कर पाते थे। खादी जो क्लोथ्स थे, टेक्सटाइल्स थे, उनको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, और यही रीज़न था कि वो मिल क्लॉथ को बहुत लंबे समय तक छोड़ नहीं पाए या बायकॉट नहीं कर पाए। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ problem. For the movement to be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used to in a place of the British ones. अब जैसे आपने देखा ऊपर पैराग्राफ में था कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉलेजेस और स्कूल से बायकॉट कर दिया, लेकिन उसकी जगह उनको पढ़ना तो है ही ना, उनको लिटरेसी तो चाहिए। तो उसकी जगह पे हमारे पास कोई अदर अल्टरनेटिव था ही नहीं, जिसकी वजह से मजबूरी में वापस जो जिन बच्चों ने बायकॉट किया था स्टडीज़ से, वो वापस उनको गवर्नमेंट स्कूल को ही ज्वाइन करना पड़ा, बिकॉज इंडियन इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल ही नहीं थे। That there were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. और यही रीज़न रहा कि धीरे धीरे जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया फिर से, और जो लॉयर्स थे वो वापस गवर्नमेंट कोर्ट्स में चले गए। तो ये टाउन एरिया में एक बार बहुत शुरुआत में बहुत जोश से लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ बेसिक रीजंस या बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये धीरे धीरे नीचे आ गया। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेबेलियन इन द कंट्री साइड।